मैं रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की चर्चा ना, मुझे लगता है कि हम सभी की दिनचर्या से बहुत गहराई से जुड़ी है। बिल्कुल, हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हर घर की कहानी है। हाँ, मतलब जब मैंने इस किताब के नोट्स पढ़े तो एक बात ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारा जो ये वजन घटाने का पूरा उद्योग है, जो कि करीब $50 बिलियन का है। हाँ, $50 बिलियन। और सबसे अजीब बात यह है कि उनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही हमारी विफलताओं पर टिका हुआ है। एकदम सही बात है, क्योंकि अगर कोई एक डाइट प्लान हमेशा के लिए काम कर जाए तो लोग उनके सप्लीमेंट्स या प्रोग्राम्स दोबारा क्यों खरीदेंगे। वही तो आज हम डॉक्टर माइकल ग्रेगर की एक बहुत ही शानदार किताब पर चर्चा कर रहे हैं, हाउ नॉट टू डाइट। और ये किताब ना कोई रातों रात वजन कम करने का जादुई दावा बिल्कुल नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने आप में एक विरोधाभास है, मतलब एक ऑक्सीमोरॉन कह सकते हैं इसे। ऑक्सीमोरॉन? वो कैसे? क्योंकि ये पूरी तरह से विज्ञान और साक्ष्यों पर आधारित वजन घटाने की एक गाइड है। इसमें कोई मन घड़ंत कहानियां नहीं हैं, कोई झूठे वादे नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान के ठोस तथ्य हैं। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी चीज है आज के समय में। पर सवाल ये है कि ये किताब और आज की ये चर्चा असल में है किसके लिए? देखिए, अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ ना, तो ये उन श्रोताओं के लिए है जो हर दिन आने वाले नए फैट डाइट से थक चुके हैं। हाँ, वो इंटरनेट पर जो अजीब अजीब सी सलाह मिलती रहती हैं। बिल्कुल, परस्पर विरोधी सूचनाओं के बोझ तले लोग दब चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज में मोटापे को अक्सर एक नैतिक विफलता या आलस्य की तरह देखा जाता है। हाँ, लोग तुरंत कह देते हैं, अरे इसमें तो इच्छा शक्ति की ही कमी है। वही ना, लोग खुद को कोसने लगते हैं। तो ये किताब उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो इस अपराध बोध से जूझ रहे हैं। ये साफ करती है कि वजन बढ़ना हमारे चरित्र की कोई कमजोरी नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये एक बहुत ही असामान्य और अप्राकृतिक वातावरण के प्रति हमारे शरीर की एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। अप्राकृतिक वातावरण के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया। ये अपराध बोध वाली बात आपने बहुत ही गहरी कही। हाँ, क्योंकि जो लोग विज्ञान समर्थित आदतों को बिना किसी मानसिक तनाव के अपनाना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की है। बिल्कुल, लेकिन समाधान पर जाने से पहले मुझे लगता है इस समस्या की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हम आज के हमारे पहले मुख्य टेकअवे पर आते हैं, जीव विज्ञान बनाम पर्यावरण, जो कि इस पूरी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स को लेकर लोगों में बहुत बड़ी भ्रांति है। मतलब हम सब अक्सर सुनते हैं कि मेरे परिवार में तो सब भारी शरीर वाले हैं, ये तो हमारी जीन्स में ही है। हाँ, ये सबसे आम बहाना कह लें या गलतफहमी कह लें जो हमें सुनने को मिलती है। तो क्या सच में मोटापा, जो आज एक वैश्विक महामारी बन गया है, वो सिर्फ हमारे जीन्स की वजह से है? विज्ञान क्या कहता है इस पर? विज्ञान इस धारणा को ना पूरी तरह से पलट देता है। मोटापे में आनुवंशिकी की भूमिका सच में बहुत ही मामूली है। अच्छा, मामूली मतलब कितनी? मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध जीन है जिसे FTO जीन कहा जाता है। इसे लोग मोटापे का जीन भी कहते हैं। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। पर शोध बताते हैं कि अगर किसी इंसान में ये FTO जीन मौजूद भी है ना, तो ये साल भर में उसके वजन में मुश्किल से कुछ 100 कैलोरी का ही अंतर लाता है। बस कुछ 100 कैलोरी? ये तो एक दिन के नाश्ते के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल। असली समस्या हमारे DNA में नहीं है। असली समस्या शुरू हुई 1970 के दशक में हुए एक बड़े बदलाव से। 70 के दशक में ऐसा क्या हुआ था तब खाद्य उद्योग में एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी। कृषि नीतियों और सरकारी सब्सिडी में भारी बदलाव हुए। मकई और सोयाबीन का उत्पादन बहुत सस्ता कर दिया गया। अच्छा, तो उससे क्या असर पड़ा? उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा बाजार सस्ते, अत्यधिक प्रसंस्कृत और कैलोरी से भरे खाद्य पदार्थों से उफनने लगा। विज्ञान में इसे एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, क्रैप आहार। क्रैप? CRAP? हाँ, कैलोरी रिच एंड प्रोसेस्ड। इन चीजों से वो सब कुछ निकाल दिया जाता है जो हमें पेट भरने का एहसास कराता है, जैसे पानी और फाइबर। और उसमें चीनी और वसा भर दी जाती है। बिल्कुल, कृत्रिम रूप से। इस पूरी घटना को अगर समझना है ना, तो पीमा इंडियन समुदाय का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। हाँ, नोट्स में पीमा इंडियंस का जो अध्ययन था उसने मुझे सच में हैरान कर दिया था। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कैसे एक भौगोलिक रेखा स्वास्थ्य का पूरा परिदृश्य बदल सकती है। सही कहा। एरिजोना में रहने वाले पीमा इंडियंस में मोटापे और टाइप 2 मधुमेह की दर दुनिया में सबसे अधिक पाई जाती है। और वैज्ञानिक दशकों तक यही मानते रहे कि उनकी जीन्स में कोई खराबी है ना? बिल्कुल।
लेकिन फिर शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही चतुर काम किया। उन्होंने सीमा पार मैक्सिको में रहने वाले पीमा इंडियंस के एक दूसरे समूह का अध्ययन किया, जो आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान थे। 100% समान। लेकिन मैक्सिको वाले समूह ने अपना पारंपरिक आहार जारी रखा था, जिसमें मक्का, बीन्स और स्क्वैश शामिल थे। और फिर परिणाम क्या निकले? परिणाम चौंकाने वाले थे। मैक्सिको वाले समूह में मोटापे की दर एरिजोना वालों की तुलना में 5 गुना कम थी। अरे बाप रे, 5 गुना का अंतर। हाँ, इस अध्ययन ने चिकित्सा जगत में एक बुनियादी सिद्धांत स्थापित कर दिया कि जीन्स केवल बंदूक में गोली भरते हैं, लेकिन ट्रिगर हमेशा हमारा पर्यावरण ही दबाता है। ट्रिगर हमारा पर्यावरण दबाता है, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अगर मैं इसे ना एक रूपक के जरिए समझाऊं, तो हम सभी आधुनिक युग के एक विशाल सुपरमार्केट में फंसे ध्रुवी भालू यानी पोलर बियर की तरह हैं। पोलर बियर, ये तुलना बहुत दिलचस्प है। हाँ, मतलब सोचिए, एक ध्रुवीय भालू के लिए शरीर में फैट जमा करना सर्दियों के भयानक अकाल से बचने की एक महाशक्ति है। बिल्कुल, उसी से वो जिंदा रहते हैं। और हमारा शरीर भी ठीक वही कर रहा है जिसके लिए वो लाखों वर्षों के विकास क्रम में तैयार हुआ है, हमें भूखमरी से बचाना। हाँ, शरीर तो अपना काम सही कर रहा है। समस्या हमारे शरीर या जीव विज्ञान की नहीं है। समस्या ये है कि आधुनिक दुनिया में प्रचुर मात्रा में कैलोरी उपलब्ध है और वो भूखमरी वाली सर्दी अब कभी नहीं आती। एकदम सटीक बात कही आपने, वो सर्दी अब कभी नहीं आती। लेकिन एक मिनट, अगर पर्यावरण ही सब कुछ है, तो क्या सिर्फ कैलोरी की मात्रा को कम कर देना काफी नहीं है? आप उस कैलोरी इन कैलोरी आउट वाले सिद्धांत की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब लोग अक्सर कहते हैं ना कि जितना खाओ उतना खर्च करो, बस बात खत्म। क्या ये मॉडल काम नहीं करता? और यहीं से हम अपने दूसरे मुख्य टेकअवे की ओर बढ़ते हैं, क्रोनोबायोलॉजी का जादू और समय का महत्व। क्रोनोबायोलॉजी। हाँ, समस्या केवल ये नहीं है कि भोजन में कितनी कैलोरी है। सबसे बड़ा रहस्य इस बात में छिपा है कि वो कैलोरी शरीर में कब जा रही है। अच्छा, तो मतलब समय भी मायने रखता है? बहुत ज्यादा। कैलोरी सिर्फ एक साधारण गणितीय इकाई नहीं होती। हमारे शरीर के भीतर एक अत्यंत जटिल जैविक घड़ी होती है जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। हाँ, हमारे सोने और जागने की घड़ी। हाँ, सिर्फ मस्तिष्क में नहीं, हमारे लिवर, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज और यहाँ तक कि हमारी आंतों में भी अपनी अपनी घड़ियां होती हैं। अच्छा, हर अंग की अपनी घड़ी होती है? बिल्कुल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है अमेरिकी सेना का। शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को दिन भर में ठीक 2000 कैलोरी दी। ठीक है, 2000 कैलोरी। एक समूह को ये 2000 कैलोरी सुबह के नाश्ते के रूप में दी गई और दूसरे समूह को वही 2000 कैलोरी रात के भारी खाने के रूप में दी गई। तो गणित के हिसाब से तो दोनों का वजन समान रहना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन जिस समूह ने सुबह कैलोरी खाई उनका वजन घटने लगा और रात में खाने वालों के शरीर में वसा जमा होने लगी। ये तो भौतिकी के नियमों को चुनौती देने जैसा लगता है। मतलब एक ही भोजन का प्रभाव समय के अनुसार पूरी तरह से बदल गया। हाँ, पर शरीर के भीतर ऐसा कौन सा तंत्र काम कर रहा है? शरीर को कैसे पता चलता है कि बाहर अंधेरा है या उजाला? इसका पूरा संबंध हमारे हार्मोन से है, विशेष रूप से मेलाटोनिन और इंसुलिन से। इनका हार्मोन होता है ना? बिल्कुल। जैसे ही शाम होती है और अंधेरा छाने लगता है, हमारा मस्तिष्क मेलाटोनिन बनाना शुरू कर देता है और विज्ञान ने ये साबित किया है कि मेलाटोनिन हमारे अग्न्याशय को इंसुलिन का उत्पादन रोकने का संकेत देता है। ओहो, और इंसुलिन वो चाबी है जो हमारे खून में मौजूद शर्करा या शुगर को ऊर्जा के रूप में कोशिकाओं के भीतर पहुंचाती है। एकदम सही। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रात को 9 या 10 बजे भारी भोजन करता है तो उसके शरीर में चीनी तो पहुंच गई। हाँ, लेकिन उसे ठिकाने लगाने वाला इंसुलिन बहुत कम है। नतीजा ये होता है कि वो शर्करा रक्त में ही घूमती रहती है और अंततः हमारा शरीर उसे वसा के रूप में पेट और अन्य हिस्सों में जमा कर देता है। अरे बाप रे, इसीलिए वो पुरानी कहावत है ना, राजा की तरह नाश्ता और रंक की तरह रात का खाना। बिल्कुल, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। शाम 7 बजे के बाद उपवास करने से चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, क्योंकि रात में शरीर ऊर्जा खर्च करने के बजाय भंडारण या स्टोरेज मोड में चला जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जो लोग कैलोरी कम करने के चक्कर में सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, हाँ, जो कि बहुत लोग करते हैं, और दिन भर भूखे रहकर रात को एक बड़ा सा डाइट मील खाते हैं, वो वास्तव में अपनी आंतरिक जैविक घड़ियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। बिल्कुल, वो अनजाने में अपने शरीर को फैट स्टोर करने का आदेश दे रहे हैं। ठीक है, समय के महत्व और क्रोनोबायोलॉजी का ये विज्ञान तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन ये हमें हमारे तीसरे मुख्य टेकअवे की तरफ ले जाता है, व्यायाम का भ्रम और नीट की अदृश्य ताकत।
नीट NEAT। ये बहुत दिलचस्प विषय है। हाँ, क्योंकि जब भी वजन कम करने की बात आती है तो सबसे पहली सलाह यही मिलती है कि जिम जाओ और पसीना बहाओ। हाँ बिल्कुल। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक बहुत ही खराब आहार खा लिया है तो वो उसे ट्रेडमिल पे दौड़कर आसानी से संतुलित कर लेंगे। तो क्या व्यायाम ही ऊर्जा खर्च करने का एकमात्र बड़ा तरीका है? अगर हम समग्र ऊर्जा व्यय की तस्वीर को करीब से देखें ना, तो सच्चाई काफी चौंकाने वाली है। व्यायाम बेशक हमारे हृदय के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए बहुत शानदार है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन केवल वजन घटाने के नजरिए से ये उतना कारगर नहीं है जितना आमतौर पर माना जाता है। वास्तविकता ये है कि जिम में किया गया 1 घंटे का भारी व्यायाम हमारी कुल दैनिक ऊर्जा का केवल 5% ही जलाता है। क्या? केवल 5%? हाँ, हमारी अधिकांश ऊर्जा लगभग 70% हमारे आराम करने के मेटाबॉलिज्म में खर्च होती है। मतलब हमारे अंगों को चलाने, सांस लेने और शरीर का तापमान बनाए रखने में। ये तो उन लोगों के लिए बहुत निराशाजनक होगा जो सिर्फ जिम के भरोसे रहते हैं। तो फिर ऊर्जा को खर्च करने की असली ताकत कहाँ है? असली ताकत एक ऐसी प्रक्रिया में छिपी है जिसे नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहते हैं, या संक्षेप में नीट। नीट। तो ये नीट असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये जिम के बाहर की जाने वाली रोजमर्रा की छोटी छोटी शारीरिक गतिविधियां हैं। इसे समझने के लिए पारंपरिक अमिश समुदाय का अध्ययन बहुत प्रासंगिक है। अमिश समुदाय जो आधुनिक सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं करते? बिल्कुल, उनके पास जिम की कोई सदस्यता नहीं होती, फिर भी उनमें मोटापे की दर लगभग 0 के बराबर है। 0? बिना जिम जाए? हाँ, इसका कारण ये है कि वो खेती, घर की सफाई और रोजमर्रा के कामों में दिन भर में औसतन 18,000 कदम चलते हैं। 18,000 कदम? हाँ, आधुनिक जीवन शैली ने ना, जैसे लिफ्ट, डिशवॉशर और कारों ने हमारे जीवन से इस नीट को छीन लिया है। खड़े होकर काम करना, चलते हुए फोन पर बात करना, घर की सफाई करना, यहाँ तक कि कुर्सी पर बैठे बैठे पैर हिलाते रहना भी अनजाने में दिन भर में सैकड़ों कैलोरीज जला सकता है। जब इन छोटी छोटी हरकतों को पूरे दिन के लिए जोड़ा जाता है तो ये जिम के 1 घंटे के पसीने से कहीं ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। ये बात गणित के नजरिए से भी बहुत सटीक बैठती है। लोग अक्सर एक बड़ा सा पिज्जा स्लाइस ये सोचकर खा लेते हैं कि कोई बात नहीं, कल 20 मिनट अतिरिक्त दौड़ूंगा, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, क्योंकि विज्ञान बताता है कि केवल एक स्लाइस की कैलोरी को पूरी तरह से जलाने के लिए लगभग 1 घंटे की तेज चाल या ब्रिस्क वॉकिंग की जरूरत होती है। हमें खराब आहार को व्यायाम से मात नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं, ये शारीरिक रूप से असंभव है। लेकिन ये 18,000 कदम वाली या दिन भर सक्रिय रहने वाली बात हाँ। सिद्धांत रूप में तो बहुत शानदार लगती है, पर व्यवहारिक जीवन में वही तो। एक आम इंसान जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ऑफिस की कुर्सी पर बैठता है, उसके लिए ये एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। दिन भर की थकान के बाद रात के समय सही विकल्प चुनने की इच्छा शक्ति या विल पावर पूरी तरह खत्म हो जाती है। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति थका हुआ घर लौटता है तो ये सारा विज्ञान धरे का धरा रह जाता है। और यहीं पर इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और चौथा मुख्य टेकअवे आता है, आदतों का निर्माण और पर्यावरण में छोटे बदलाव। तो इच्छा शक्ति काम नहीं करती? इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना एक बहुत ही कमजोर रणनीति है। मनोविज्ञान बताता है कि इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है। मतलब जो खर्च हो जाती है। बिल्कुल। दिन भर फैसले लेने के बाद निर्णय लेने की थकान के कारण शाम तक ये बैटरी पूरी तरह खाली हो जाती है। इसलिए हमें आदतों का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। तो आदतें बनाने में कितना समय लगता है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि किसी भी नई आदत को पूरी तरह स्वचालित या ऑटोमेटिक बनने में, मतलब जब मस्तिष्क को उस काम को करने के लिए कोई ऊर्जा खर्च ना करनी पड़े, औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? ये एक लंबा समय है। हाँ, है तो। मतलब आदतें हमारे दिमाग के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम खुद ब खुद काम करता है। लेकिन इन 66 दिनों के कठिन सफर को पार कैसे किया जाए? इसे आसान बनाने के लिए विज्ञान कार्यान्वयन इरादे या इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस की तकनीक का सुझाव देता है। क्या होता है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अगर
तो योजना है, मतलब इफ देन प्लानिंग। उदाहरण के लिए? जैसे अगर मुझे रात में टीवी देखते समय भूख लगी तो मैं आइसक्रीम की जगह सेब खाऊंगा। अच्छा, मतलब पहले से ही फैसला कर लेना। बिल्कुल। जब ऐसी योजना पहले से तय कर ली जाती है तो संकट के समय मस्तिष्क को सोचना नहीं पड़ता, वो सीधे पूर्व निर्धारित योजना पर अमल करता है। कमाल है। इसके अलावा पुरानी बुरी आदतों को तोड़ने के लिए पर्यावरण में एक छोटी सी रुकावट पैदा करना भी बहुत कारगर होता है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प पॉपकॉर्न स्टडी का उदाहरण है। पॉपकॉर्न स्टडी? उसमें क्या हुआ था? शोधकर्ताओं ने सिनेमा हॉल में कुछ लोगों को जानबूझकर पुराने, सीले हुए और बेस्वाद पॉपकॉर्न दिए। सीले हुए? वो तो कोई नहीं खाता। वही तो, लेकिन जिन लोगों को सिनेमा हॉल में बैठते ही पॉपकॉर्न खाने की गहरी आदत थी, उन्होंने वो खराब पॉपकॉर्न भी खा लिए। अरे वाह, मतलब उन्हें स्वाद से फर्क ही नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका दिमाग उस अंधेरे वातावरण से जुड़ा हुआ था और वो बिना सोचे बस स्वचालित रूप से खा रहे थे। तो फिर इसे तोड़ा कैसे गया? शोधकर्ताओं ने एक छोटा सा बदलाव किया। उन्होंने उन्हीं लोगों से कहा कि वो पॉपकॉर्न खाने के लिए अपने गैर प्रमुख हाथ यानी नॉन डोमिनेंट हैंड का उपयोग करें। मतलब अगर सीधे हाथ से खाते हैं तो उल्टे हाथ से खाएं। हाँ, और परिणाम अद्भुत था। हाथ बदलते ही उन्होंने खराब पॉपकॉर्न खाना बंद कर दिया। क्या बात कर रही हैं? सिर्फ हाथ बदलने से? हाँ, ये एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक चाल है। हाथ बदलने जैसी एक छोटी सी शारीरिक रुकावट ने मस्तिष्क को उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ दिया। मतलब मस्तिष्क को अचानक सचेत होना पड़ा कि रुकिए, मैं ये क्या खा रहा हूं। बिल्कुल। ये साबित करता है कि हमारी बहुत सी खाने की आदतें भूख से नहीं बल्कि केवल पर्यावरण से जुड़ी होती हैं। और इसी तरह का एक और बहुत ही असरदार नियम है 20 मिनट का नियम। 20 मिनट का नियम? ये किस लिए है? हमारे शरीर का तंत्र कुछ इस तरह बना है कि पेट भरने का संकेत पेट से मस्तिष्क तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। ओहो, तो अगर हम बहुत तेज खाते हैं तो मस्तिष्क को ये पता चलने से पहले ही कि पेट भर चुका है, व्यक्ति आवश्यकता से बहुत अधिक कैलोरी खा चुका होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भोजन हमेशा धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। हाँ, खाने से पहले पानी पीने का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है, क्योंकि ये पेट के रिसेप्टर्स को पहले ही भर देता है। ये तो बहुत ही छोटी लेकिन असरदार आदतें हैं। और इन सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है जिससे बचना अत्यंत आवश्यक है। इसे द व्हाट द हेल इफेक्ट कहा जाता है। द व्हाट द हेल इफेक्ट? ये किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक जाल है? ये पूर्णतावाद या परफेक्शनिज्म का एक बहुत ही खतरनाक पहलू है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सख्त डाइट का पालन कर रहा है और किसी दिन तनाव में आकर वो एक कुकी खा लेता है। अच्छा, फिर क्या होता है? इस बिंदु पर उसका दिमाग एक चाल चलता है। वो सोचता है, चलो अब तो डाइट का नियम टूट ही गया है तो भाड़ में जाए, मतलब व्हाट द हेल, अब पूरा पैकेट ही खा लेता हूँ। अरे बाप रे! हाँ, ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। बिल्कुल। एक छोटी सी भूल के बाद इंसान हार मानकर पूरा आहार ही छोड़ देता है। विज्ञान हमें सिखाता है कि एक कुकी खाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन या पूरी मेहनत खराब हो गई। हाँ, मतलब अगली ही मील से फिर से सही रास्ते पर वापस आया जा सकता है। बिल्कुल। खुद को माफ करना और आगे बढ़ना स्थायी सफलता की कुंजी है। पूरी गहरी चर्चा के अंतिम विचारों की ओर बढ़ें तो इस पुस्तक और इन सभी अध्ययनों का मुख्य संदेश बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है कि स्थायी वजन घटाने के लिए स्थायी जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता होती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। खुद को भूखा मारना या भोजन के हिस्सों को कम करने की कोशिश करना एक हारी हुई लड़ाई है। एकदम सही। इसके बजाय फाइबर और पौधों से भरपूर बेहतर आहार चुनने पर ध्यान देना चाहिए जो पेट को भरा हुआ महसूस कराते हैं। बिल्कुल। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि अपने ही शरीर के खिलाफ युद्ध लड़ने के बजाय विज्ञान को अपने पक्ष में काम करने दें, इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर निर्भर रहना छोड़ दें। तो उसकी जगह क्या करें? इसकी जगह एक प्रकार की चिल पावर विकसित करें, जहां आपकी बनाई हुई अच्छी आदतें और आपका पर्यावरण सारा भारी काम खुद कर लें। चिल पावर, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। तो जाने से पहले मैं सभी श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। हाँ, इस बात पर विचार करें कि आप आज अपने घर या ऑफिस के वातावरण को कैसे बदल सकते हैं ताकि जब कल थकान, तनाव या अत्यधिक भूख का समय आए तो सबसे आसान और सुलभ विकल्प एक स्वस्थ विकल्प ही हो। हाँ,
अपनी किचन को कुछ इस तरह से सेट करें कि सही चुनाव करना सबसे आसान काम बन जाए। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।